साथियों नमस्कार। आज नवरात्रि का सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और आज डेट है 26 सितंबर 2022 और आज हम देखेंगे आज की जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की घटनाएं हैं उन सभी के बारे में। तो आज चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है उसके बारे में। पहले तो अगर हम देखें जो कल और परसों यानी 25 और 24 तारीख के जो कुछ न्यूज़ थे उनको थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। तो जैसे क्या था 15वें ब्रिक्स सम्मेलन यानी 15वां जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 में होगा वह कहाँ पर होगा, तो वह होगा साउथ अफ्रीका में। और हाल ही में हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, वह हैं दिलीप तिर्की, जिन्हें हमने अभी परसों पढ़ाया था। और हाल ही में भारत के 12वीं महारत्न कंपनी कौन बनी है, तो वह है REC। इसके बारे में भी हम बताएं। जितनी न्यूज़ें दिखाई दे रही हैं हमने कल और परसों वाली जो न्यूज़ थी उनमें सबको पढ़ाया था। तो कल और परसों वाली दोनों न्यूज़ों को मिलाकर जो इम्पोर्टेंट थी ज़्यादा उनको हम लेकर आए हैं। और यहाँ पर देखें दौलताबाद, ये जो दिया है दौलताबाद किले का नाम बदलकर देवगिरी किला करने की घोषणा जो है किसने की है, किस राज्य सरकार ने किया है, तो वह जो है महाराष्ट्र सरकार ने किया है। और हाल ही में एशिया विकास आउटलुक अपडेट के अनुसार जो है भारत की अर्थव्यवस्था जो है वह कितना होने की अनुमान लगाई गई है 2022-23 में, या जो लगाई गई है 7%, जो कि पहले कुछ 7.5 तक था, जो कि घटा दिया है कुछ अनुमान उसका जो है घटाया। और आगे देखते हैं अगला सवाल। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 2022 कब मनाया गया, तो यह जो मनाया गया दोस्तों यह मनाया गया है 23 सितंबर को। और विश्व का सबसे ऊंचा पुल कहां पर बनाया जाएगा, यह जो बनाया जाएगा हिमाचल प्रदेश में। और 21 सितंबर 2022 को किसे एशिया पाम ऑयल अलायंस का पहला अध्यक्ष चुना गया है, तो वह है अतुल चतुर्वेदी। और चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं आज के जो सवाल हैं उनके बारे में। तो चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल है। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला पूरे हाथ यानी फुल आर्म का ट्रांसप्लांट हुआ है, यानी जो किसी को पूरी तरह से पूरा हाथ जिसका कटा हुआ था उसको पूरी तरह से किसी दूसरे का हाथ लगा दिया गया है और वह जो है सफल भी हुआ, वह हाथ उसका पहले की तरह काम करना प्रारंभ कर दिया। तो वह कौन सा राज्य है, वह है साथियों केरला। और केरल में जो है ऐसा ट्रांसप्लांट किया गया है। इसके बारे में विस्तार से अगर हम देखें तो देश में पहली बार 2 मरीजों के पूरे हाथ जो है फुल आर्म का ट्रांसप्लांट हुआ है केरल के कोच्चि में अमृता हॉस्पिटल में। तो यह एक तरह का इतिहास है अपने आप में, अभी तक ऐसा कभी नहीं किया जा सका था। जो कि जैसे अगर आप देखते होंगे किसी की उंगली वगैरह कट जाती है तो वो वैसे ही रहता, नहीं ट्रांसप्लांट हो पाता था। अगर कर भी दिया जाता था तो सही तरीके से वो कार्य नहीं करता था, सड़न जैसी समस्या पैदा हो जाती थी। लेकिन तो यह जो है अपने आप में पूरी तरह से हाथ ही जो है पूरा फिट कर दिया गया और उसका हाथ जो है पूरी तरह से ठीक से काम कर रहा है। और इराकी नागरिक यूसुफ हसन सईदी अल जोैनी हैं, जो दूसरे कर्नाटक के अमरेश यानी 25 वर्ष का है, जो दोनों ने बिजली के करंट से अपने दोनों हाथ गंवा दिए थे। और दुनिया में सिर्फ 3 कंधे के स्तर के फुल आर्म ट्रांसप्लांट हुए हैं। यह भारत में पहला है जो पूरी तरह से यह हुआ है, पूरा हाथ ट्रांसप्लांट किया गया, यह भारत में पहला है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली खबर। हाल ही में भारत में सोलर फार्म्स स्थापित करने वाली पहली कंपनी कौन बनी है, तो वह जो है अमेज़न जो है यानी अमेज़न। तो यह कौन सी कंपनी साथियों, यह जो है अमेज़न कंपनी है। यह पहली ऐसी कंपनी बनी है जो भारत में सोलर फार्म स्थापित करने वाली पहली कंपनी है अपने आप में। तो इसके बारे में अगर हम विस्तार से देखें तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखते हैं जैसे अमेज़न ने राजस्थान में 3 नए सौर फार्म की
साथ ही भारत में अपनी पहली सौर परियोजना की घोषणा की है। यह पहली बार होगा जब ई कॉमर्स कंपनी देश में सोलर फार्म्स स्थापित करेगी, यानी सोलर पावर प्लांट लगाएगी यह, जिसमें 420 मेगावाट की संयुक्त ऊर्जा क्षमता है। और अमेजन का लक्ष्य है 2025 तक अपने व्यवसाय में 100% नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करना है। यानी जो अमेजन कंपनी है अपने आप में जो भी जितना ऊर्जा का खपत करती है, वो उसने अपना लक्ष्य रखा है 2025 तक जितनी भी ऊर्जा का कंजम्पशन वह करती है, पूरी तरह से वह अपने आप को किस तरह से सौर ऊर्जा का उपयोग करेगी और इस तरह की बिजली का उपयोग नहीं करेगी। तो ऐसा करने वाली कौन सी कंपनी है? वह है अमेजन कंपनी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल, ये मिटा देते हैं रुकिए। मवेशी नियंत्रण विधेयक को वापस करने का निर्णय किस राज्य सरकार ने लिया है? तो यह जो है राज्य सरकार, कौन सी राज्य सरकार है? गुजरात राज्य सरकार ने। और गुजरात राज्य सरकार जो है उससे जुड़े जो कानून है मवेशी वाले, उसको वापस लेने के लिए जो है अपना विचार बनाया है। तो इसके बारे में अगर देखें तो विधेयक में पशुपालकों के लिए मवेशी पालने हेतु लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य किया गया था और उनके पशुओं को आवारा घूमते पाए जाने पर जेल तक की सज़ा का प्रावधान किया गया था। तो राजस्थान सरकार ने एक ऐसा नियम लगा दिया था कि अगर किसी के मवेशी जो पशु हैं अगर आवारा घूमते हैं, अगर वो अपने पशुओं को अपने यहाँ नहीं रखता है तो काफ़ी उसको जेल की सज़ा तक की प्रावधान कर दिए गए थे। और विधेयक पारित किए जाने के बाद से जो मालधारी समुदाय वहाँ के हैं, जो पशुओं को अधिक मात्रा में रखते हैं, मालधारी जो वहाँ का समुदाय है, यहाँ पर देखिए जो मालधारी समुदाय हैं, ये लोग जो है मालधारी लोग जो हैं ये अधिक पशु पालते हैं, पशुओं की संख्या ये अधिक से अधिक रखते थे वहाँ पर। तो इन लोगों ने जो मालधारी समुदाय के लोग थे काफ़ी बड़ा आंदोलन वहाँ पर चलाया, तो जिसके कारण से सरकार को पीछे हटना पड़ा और सरकार जो है इस प्रकार का कानून जो लाई थी कि अगर किसी का पशु आवारा पशुओं के रूप में घूमता है तो अगर उसको सरकार को पता चलता है, यानी जो वहाँ के पुलिस वगैरह हैं तो उनको पता चलेगा, तो ऐसे पशुओं को जो है पशु मालिकों को जो है पकड़कर बंद कर दिया जाएगा और जुर्माना भी लगाया जाएगा। तो वहाँ की गुजरात सरकार ने इसे वापस कर लिया है। चलिए देखते हैं आगे। अगर गुजरात के बारे में अगर हम कुछ और बात करें जो ख़ास बात है इम्पॉर्टेंट वहाँ के, तो जैसे यहाँ की राजधानी कहाँ है? गुजरात की गांधीनगर है। और स्थापना कब हुआ? तो 1 मई 1960 को गुजरात की स्थापना हुआ था। और लोकसभा सीटों की बात करें, कितनी लोकसभा सीटें हैं? तो 26 सीटें हैं। और राज्यसभा की 11 सीटें हैं गुजरात में। और विधानसभा जो है 182 सीटें हैं वहाँ पर। तो राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा। और जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है आपका कहाँ पर? जो सरदार पटेल की मूर्ति है, सरदार पटेल, जो सरदार पटेल की मूर्ति है जिसे स्टैचू ऑफ यूनिटी, यानी जो सबसे बड़ी मूर्ति है, स्टैचू है अपने आप में भारत की और दुनिया की भी सबसे बड़ी है। और उसकी जो ऊंचाई है वह कितनी है? वह भी 182 मीटर ऊंची है, क्योंकि जो वहाँ की विधानसभा है, विधानसभा में जितनी सीटें हैं उसी के सीटों के अनुसार उसकी लंबाई भी रखी गई थी। तो ये खास बात है, इसे भी याद रखिएगा। और जो अगली जो सबसे ऊंची स्टैचू बनेगी भारत में वह बनेगी अयोध्या में। अयोध्या में जो प्रभु श्री राम की प्रतिमा लगाई जाएगी वह लगभग 241 मीटर, हमको एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन जो है लगभग 200 से ऊपर उसकी ऊंचाई होगी। तो सबसे बड़ी प्रतिमा जो होगी, स्टैचू होगी दुनिया की, तो वह प्रभु श्री राम की जो प्रतिमा लगेगी अयोध्या में वह होगी। और अगर हम बात करें राष्ट्रीय उद्यान वहाँ पर कौन कौन से हैं गुजरात में, तो एक है गिरी राष्ट्रीय उद्यान और जो है एक दूसरा है नल सरोवर वन्य जीव अभ्यारण्य। और अगर वहाँ के हम प्रमुख नृत्य की बात करें गुजरात की, तो प्रमुख नृत्य हैं वहाँ के, जैसे डांडिया हुआ, डांडिया वहाँ का, और गरबा है और रासलीला और पड़िहारी वहाँ के प्रमुख नृत्य हैं। और ये जो गरबा है सबसे इम्पॉर्टेंट गरबा इसलिए हो जाता है क्योंकि गरबा को अभी जो अमूर्त धरोहर के रूप में इस नृत्य को जो है चुना गया है। गरबा को अभी 1-2 महीने के अंदर ही जो है इसे गरबा को चुना गया है। और अगर वहाँ की जीआई टैग की बात करें, जीआई टैग में जो है वहाँ पेठापुर ब्लॉक की प्रिंटिंग है। पेठापुर ब्लॉक वहाँ पर गुजरात में कोई
पेठापुर ब्लॉक, वहाँ की प्रिंटिंग है जो वहाँ का गुजरात का जीआई टैग जिसे मिला हुआ है। तो यही सब है खास बातें। आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल। हाल ही में किस राज्य सरकार ने हमर बेटी हमर मान अभियान शुरू किया? तो इसके लिए हमने साथियों अलग से वीडियो बना रखा है। यह किया छत्तीसगढ़ सरकार ने। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जो है हमर बेटी हमर अभियान लॉन्च किया गया है। हम बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला सवाल क्या है। हाल ही में निम्न में से कौन सा बल्लेबाज आईसीसी T20 रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंचा है? तो वह है मोहम्मद रिजवान। मोहम्मद रिजवान जो है कहाँ के हैं? और भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस सरकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो वह है लक्ष्मी सहकारी बैंक, जिसका लाइसेंस है जिसका भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने जिसका लाइसेंस अभी हाल ही में रद्द कर दिया है। तो वह है लक्ष्मी सहकारी बैंक, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा महाराष्ट्र में स्थित है। यह लक्ष्मी सहकारी बैंक जिसका लाइसेंस आरबीआई ने रद्द कर दिया और बैंक के समापन पर प्रत्येक जमाकर्ता 5 लाख रुपए तक की जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने का हकदार है। यानी जितने लोगों ने उसमें पैसा जमा किया था, अगर जिनके पैसे जो है 5 लाख रुपए तक के हैं तो वो अपने मांगने के हकदार हैं, और जिनके नहीं भी वो भी मांगने के हकदार हैं। तो ऐसा आरबीआई ने वहाँ उसके ऊपर नियम लगाया और उसके लाइसेंस को रद्द भी कर दिया है। आगे देखते हैं अगली खबर। हाल ही में किस राज्य को भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार मिला है? तो वह है सिक्किम। सिक्किम को जो हिमस्खलन जो होता हुआ पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर, तो जो हिमस्खलन होते हैं उनको जांचने के लिए जो है वहाँ पर क्या हुआ है, एक रडार सिस्टम दिया गया है। तो भारतीय सेना और रक्षा भू सूचना विज्ञान अनुसंधान प्रतिष्ठान ने हाल ही में उत्तरी सिक्किम में हिमस्खलन निगरानी रडार को संयुक्त रूप से स्थापित किया है। और रडार भारत में अपनी तरह का पहला जो अपने ट्रिगर के 3 सेकंड के भीतर हिमस्खलन का पता लगा लेगा और क्षमता रखता है पता लगाने की, और सैनिकों और नागरिकों के साथ साथ आसपास की संपत्तियों के मूल्यवान जीवन को बचाने में सहायता भी करेगा इससे, क्योंकि जब हिमस्खलन होने वाला रहेगा उसके पहले इस रडार के सिस्टम से जो है पता लगाया जा सकेगा। तो जिससे हम वहाँ पर जान माल की जो हानि होती है हिमस्खलन वगैरह से, भूस्खलन वगैरह के होने से, तो उसके पहले यानी आपदा आने से पहले, आपदा पूर्व हमें उसकी जानकारी पता चल जाएगी उस रडार सिस्टम से। तो हम उसको समझने और उससे बचने के लिए काफ़ी हद तक आगे बढ़ सकेंगे। और आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, जम्मू कश्मीर का पहला मल्टीप्लेक्स कहाँ खोला गया? तो वह खोला गया है श्रीनगर में। जम्मू कश्मीर को अपना पहला मल्टीप्लेक्स मिला है, जिसमें कुल 520 सीटों वाले 3 मूवी थिएटर होंगे। यानी जम्मू कश्मीर में जो है मूवी थिएटर खोलने के लिए INOX ने इस सिनेमा हॉल को बनाया है, जिसमें 520 सीटें होंगी। और ऐसा जो हो रहा वहाँ पर 30 सालों के बाद हो रहा, यानी पहले वहाँ पर मूवी वगैरह चलती थी, लेकिन कुछ वहाँ के जो राजनीतिक घटनाक्रम हुए उसके कारण से वहाँ पर जो है मूवी वगैरह नहीं चलती थी। तो 30 सालों के बाद एक सिनेमा खुला है जिसमें 520 सीटें हैं, और इसका उद्घाटन जम्मू कश्मीर के राज्यपाल जो हैं वर्तमान समय में कौन है, मनोज सिन्हा, इनके द्वारा उसका उद्घाटन किया गया है, मनोज सिन्हा के द्वारा। और शिवपोरा में बदामी बाग छावनी के पास किया गया है। इसका जो श्रीनगर में एक स्थान है शिवपोरा, वहाँ पर बदामी बाग छावनी के है और उसी के पास में इसका जो है उद्घाटन किया गया है। तो जम्मू कश्मीर में जो है मल्टीप्लेक्स एक मिला है, जिसमें कितनी सीटें हैं, 520, और जो कि श्रीनगर में खोला गया है। और मनोज सिन्हा वहाँ के जो हैं राज्यपाल हैं। और अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर से जुड़े कुछ और महत्वपूर्ण बातों की, तो जैसे यहाँ की राजधानी श्रीनगर है, सभी को पता है। और इसका गठन कब हुआ, गठन के बारे में जानिएगा, 30 अक्टूबर 2019 को
गठन हुआ, क्योंकि जब वहाँ से धारा 370 को हटाया गया और जम्मू कश्मीर और लद्दाख जैसे अलग अलग राज्य बनाए गए, और जो इनको केंद्र शासित राज्य है सभी को पता है। और लोकसभा की कितनी सीटें वहाँ पर हैं, अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर में, तो लोकसभा की जो सीटें वहाँ जम्मू कश्मीर में 5 सीटें हैं, और अगर राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा की 4 सीटें हैं, और विधानसभा की 114 सीटें हैं जम्मू कश्मीर में। तो लोकसभा की 5, राज्यसभा की 4 और विधानसभा की 114 सीटें हैं। और उच्च न्यायालय जो वहाँ का कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। और जो राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, जम्मू कश्मीर में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं जो महत्वपूर्ण हैं, तो एक है आपका दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान, और दूसरा किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, और डॉक्टर सलीम अली राष्ट्रीय पक्षी वैज्ञानिक जो हैं उनके नाम पर रखा गया है। सलीम अली जिन्हें सलीम अली जो हैं साथियों, सलीम अली को भारतीय पक्षी वैज्ञानिक के रूप में जाना जाता है, सलीम अली, और इन्हीं के नाम पर वहाँ पर यह जो है सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान है। और अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर में प्रमुख झीलें कौन कौन सी हैं, झीलों के बारे में, तो जैसे वहाँ पर कौन सी झील है, एक तो है डल झील है, और बुलर झील और मानसब झील, और है वहाँ पर कौन सी झील, शेषनाग और अनंतनाग, बेरीनाग और नागिन झील। इन सभी को याद रखिएगा, जो वहाँ की जो झीलें हैं, और हमने 3 राष्ट्रीय उद्यानों की बात की, और वहाँ पर कितनी विधानसभा सीटें हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में तो ध्यान दीजिएगा। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला सवाल क्या है। हीरो मोटर कॉर्प ने ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना के लिए किसके साथ समझौता किया है, यानी जो हीरो मोटर कंपनी है इसने किसके साथ समझौता किया है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की चार्जिंग का जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है, तो किसके साथ इसने अपना समझौता किया है, तो वह है HPCL कंपनी के साथ इसने अपना समझौता किया है। और इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर के लिए चार्जिंग वगैरह का जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे पेट्रोल पंप होते हैं उसी तरह के जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं उनके चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए, तो जो हीरो कंपनी है बाइक वगैरह बनाती है, सभी को पता होगा, तो इसने किसके साथ अपना समझौता किया है, तो जिसका नाम है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, यानी HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ हीरो ने समझौता किया है। और पहल के एक हिस्से के रूप में दोनों कंपनियां पहले हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन और स्टेशनों के मौजूदा नेटवर्क पर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने के लिए बाद जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो स्थापित करेंगे ये, उसके बाद में अवसरों के लिए यानी व्यावसायिक अवसरों के लिए सहयोग को व्यापक बनाने में संभावना के साथ, जैसे हीरो मोटर कॉर्प जो है इसकी स्थापना, यानी जो हीरो है अपने यहाँ की, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 19 जनवरी 1984 में, और हीरो का जो मुख्यालय है नई दिल्ली में है, और इसके संस्थापक जो हैं ब्रिज मोहन लाल मुंजाल हैं। वर्तमान समय में MD जो हैं और CEO इसके हैं पवन मुंजाल। ये जो हीरो है साथियों, पहले हीरो जो हुआ करती थी इसकी बहुत पुरानी कहानी है। हीरो जो है ये होंडा एक कंपनी है, होंडा कंपनी के साथ जो है मिलकर पहले बाइक बनाती थी, लेकिन वर्तमान समय में हीरो और होंडा जो है कंपनियां दोनों अलग हो गई हैं, और ये दोनों अपने अपने तरह से अलग अलग अपना कारोबार आप अलग अलग कर ही। नहीं तो पहले देखते होंगे कि जो मोटरसाइकिल वगैरह आती थी तो वो हीरो होंडा की हुआ करती थी, लेकिन हीरो और होंडा जो है अभी कुछ साल पहले जो है अब दोनों अलग हो गई। और ये जो हीरो कंपनी है ये भारत की कंपनी है, और जिसके संस्थापक कौन थे, ब्रिज मोहन लाल मुंजाल। इनके द्वारा जो है पहले ये जो साइकिल होती थी, साइकिल बनाया जाता था, फिर धीरे धीरे इसने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया और आगे मार्केट को बनाया, और धीरे धीरे जो है मोटरसाइकिल बनाना प्रारंभ कर दिया, और पूरे मार्केट में इसने लगभग बहुत अधिक मात्रा को मार्केट में कैप्चर कर रखा है। और इसी के साथ साथ जो है
अब यह इलेक्ट्रिक व्हीकल भी लाने वाली है, तो उसके साथ साथ जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी जो इलेक्ट्रिक वाहन होंगे जो बैटरी से चलने वाले, इनके लिए चार्जिंग की भी समस्या तो होगी। तो उनके लिए जो है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ जो है समझौता करके जो एक तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग के लिए एक प्रकार का हब बनाएगी, और जिससे कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं उनको चार्जिंग करने के लिए एक तरह से आसानी से सुविधा, जैसे हम कहीं पर जाते हैं तो हमें डीजल या पेट्रोल के वाहन होते हैं हमारे, तो तेल भराने में समस्या नहीं होती। कहीं भी किसी भी कोने में जाएं तो देश के हमें हर जगह डीजल पेट्रोल मिल सकता है। उसी तरह से जैसे चार्जिंग की हर जगह व्यवस्था हो जाएगी तो एक बहुत आसानी हो जाएगा। और अगला सवाल है, देखते हैं, समुद्री पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन फिन्स हब के नाम से वैश्विक डिजिटल प्लेटफार्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह जो किया गया है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट जो है आपका UNEP है, इसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसके बारे में हम देखते हैं। जो हमारा UNEP है यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम या यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा UK स्थित चैरिटी रीफ वर्ल्ड फाउंडेशन के साथ मिलकर ग्रीन फिन्स हब लॉन्च किया गया है। और ग्रीन फिन्स हब दुनिया भर में डाइविंग और स्नॉर्कलिंग ऑपरेटरों के लिए वैश्विक डिजिटल प्लेटफार्म है। इसके जो लक्ष्य क्या हैं, तो इसका उद्देश्य स्थायी डाइविंग और स्नॉर्कलिंग को बढ़ावा देने वाले पर्यावरण के अनुकूल दिशा निर्देशों के माध्यम से प्रवाल भित्तियों की रक्षा करना है। यह समुद्री पर्यटन के लिए एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त पर्यावरण मानक प्रदान करता है और इसकी मजबूत मूल्यांकन प्रणाली अनुपालन को मापती है। तो इसका जो मुख्य काम है क्या है कि जो UNEP है या किसके द्वारा मिलकर के, जो यूनाइटेड किंगडम का चैरिटी रीफ वर्ल्ड फाउंडेशन है उसके साथ मिलकर किस चीज़ का स्थापना किया है, लॉन्च किया है किस चीज़ को, वह है ग्रीन फिन्स हब का। ये क्या करेगा, जो कोरल रीफ होते हैं उनकी रक्षा करने के लिए, ये कोरल रीफ यानी जो प्रवाल भित्तियाँ समुद्र में पाई जाती हैं तो उनको बचाने के लिए जो है ग्रीन फिन्स हब लॉन्च किया गया है। तो यह किसके किसके द्वारा, आपको पेपर में बस इतना याद रखना है कि ग्रीन फिन्स हब क्या है। अगर पूछ लेता है तो यह जो है कोरल रीफ को बचाने के लिए जो है UNEP और UK स्थित जो चैरिटी रीफ वर्ल्ड फाउंडेशन इनके द्वारा मिलकर यह ग्रीन फिन्स हब लॉन्च किया गया है, जिसका लक्ष्य है कि जो प्रवाल भित्तियाँ हैं उनकी रक्षा करना है। तो यही इसके महत्वपूर्ण है। और कुछ क्वेश्चन है जो कल वाले, इनको हम एक लाइन में देख सकते हैं। हाल ही में किस देश ने 7वें पूर्वी आर्थिक मंच यानी EEF की मेज़बानी की है? तो वह जो है रूस ने किया है। और संयुक्त राष्ट्र UN मानवाधिकार आयोग के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो उनका नाम है वोल्कर टर्क। और इसी के साथ आज हम यहीं तक मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में।